हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कसाना आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद हो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी की सेकंड क्लास। तो हमने पहली क्लास में पढ़ी थी आपकी अनुसूची। तो एक बार हम अनुसूची का रिवीजन कर लेते हैं। तो अनुसूची आपने देखा होगा, मूल संविधान में 8 थी और इनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। पहली अनुसूची है भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी, जितने भी इनकी सभी की डिटेल दी गई है। सेकंड अनुसूची हमारी वेतन, जिसमें हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, सभापति, चीफ जस्टिस, अन्य जज सभी की वेतन के बारे में बताया गया। तीसरी अनुसूची हमारी शपथ, जिसमें सभी पदाधिकारी की शपथ के बारे में बताया गया है। बस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं है, राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति, क्योंकि उनके शपथ के आर्टिकल अलग है। इसके बाद हमारे आ जाती है चौथी अनुसूची, जिसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। पांचवी अनुसूची आ जाती है हमारी SC ST के लिए विशेष प्रावधान। छठी अनुसूची आ जाती है हमारी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। इनमें भी 4 राज्य हैं जिनकी ट्रिक है ATM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अब आ जाते हैं हमारी सातवीं अनुसूची, जिसमें शक्तियों का विभाजन है। फिर आ जाते हैं हमारी आठवीं अनुसूची, जिसमें हमारी भाषा के बारे में है। पहले हमारे मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषा थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे एक भाषा जोड़ी गई। फिर 71वां हुआ, उससे हमारी 3 भाषा जोड़ी गई। और फिर 70 और 2 92, 71 2 92, इससे हमारी 3 भाषा जोड़ी गई। इसमें हमारी सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसमें हमारी नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, और इसके बाद हमारी इसकी ट्रिक है MS धोनी का बल्ला। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो ये जोड़ी गई। इन्हें कुल मिलाकर इनकी संख्या 22 हो चुकी है। हमारी 9वीं अनुसूची में होता है जो भूमि सुधार, जो कि फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा हुआ। इसके बाद 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से रिलेटेड है। इसके लिए हमारा 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985। इसके बाद हमारी 11वीं अनुसूची आती है। इसमें ग्राम पंचायत जोड़ी गई हैं। ये हमारा 73वां संविधान संशोधन द्वारा 19
1992 में जोड़ी गई। इसके बाद 12वीं अनुसूची नगर पालिका, इसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ। ये भी 1992 में हुआ, लेकिन ये लागू 1993 में हुई और ये भी लागू 1993 में हुई। तो इसके बाद अब आज हम शुरू करते हैं नए टॉपिक, हमारा आर्टिकल, जो कि हमारा भाग 1। हमारे टोटल संविधान में भाग 22 है, इसमें से भाग 1 इसमें है, इसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें हमारे संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। इसमें हमारे 4 आर्टिकल हैं। इसकी संख्या आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 1 से 4 तक है। तो हमारा पहला आर्टिकल 1, इसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। इसका मतलब है कोई भी यूनियन का मतलब होता है कोई भी राज्य अगर भारत में मिल गया तो वो टूटकर कभी भी अलग नहीं होता। इसमें सिर्फ इतना बताता है कि कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। अगर इनकी डिटेल जाननी है तो वो अनुसूची 1 में मिलेगी, जो हमने पढ़ा था। अनुसूची 1 में इनके सब के बारे में बताया कि कितने राज्य हैं, किसकी किससे सीमा लगती है, कितने जिले हैं, कितना क्षेत्र है, सब ठीक है भाई। इसमें ही एक यूनियन हो गया। एक 2 चीज़ और होती हैं, एक होता है फेडरेशन और एक होता है कॉन्फेडरेशन। इसमें कोई भी राज्य जुड़ते हैं वो टूटकर अलग हो जाते हैं, बहुत कमजोर होता है। कोई भी राज्य टूट सकता है इजीली। फेडरेशन इससे थोड़ा हार्ड होता है, इससे टूटना इतना इजी नहीं होता, लेकिन इसमें भी टूट सकता है। लेकिन अगर यूनियन में कोई जुड़ गया तो वो टूट नहीं सकता। यूएसए जो अमेरिका है वो एक फेडरेशन है, इससे भी टूट सकते हैं बट इजीली नहीं टूट सकते, ये बहुत कमज़ोर होता है। इसको कई राज्य मिलकर एक शक्ति बना लेते हैं जो इजीली टूट सकती है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद किसी भी बाहर के क्षेत्र को किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। इसी के तहत आपने देखा होगा
सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। सिक्किम जोड़ा भारत में, और यह भारत का 22वां राज्य बना। इसके लिए 2 संशोधन हुए, क्योंकि सिक्किम के लोग जब भारत में मिले तो उन्हें भरोसा नहीं था कि क्या हम मिल पाएंगे या नहीं, तो उन्हें पहले 35वां संशोधन करके सह राज्य बनाया। लेकिन 16 जुलाई 1975 को 36वां संविधान संशोधन करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, जो कि 22वां राज्य बना। तो इसमें हमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेते हैं, क्योंकि हम मान लीजिए किसी राज्य को भारत में मिला रहे हैं और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम इस पर विचार करेंगे, तो उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है कि टाइम लग जाए या टाइम टेकिंग, तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा आर्टिकल 3 आता है, जिसमें लिखा है कि हम भारत के अंदर किसी भी राज्य या यूटी के क्षेत्र या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि संसद को यह पावर है कि आर्टिकल 3 के तहत वो किसी भी राज्य, यूटी, उसके क्षेत्र या नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार से अलग राज्य हुआ झारखंड, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, और इसी के तहत एक पेप्सू राज्य तोड़ा गया। पेप्सू राज्य की शायद कुछ भाइयों को जानकारी ना हो। पेप्सू राज्य तोड़ा गया शाह आयोग की सिफारिश पर। इसमें से 4 राज्य बने। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा पंजाब, और चौथा आपकी यूटी बनी चंडीगढ़। इनकी सिफारिश कहाँ की आती है? जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको बना दो हिमाचल प्रदेश, जहाँ हिंदी बोली जाती है उसको बना दिया हरियाणा, जहाँ पंजाबी बोली जाती है उसको बना दिया पंजाब, और जो दोनों को ही कॉमन राजधानी बनी, इसको एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी बना दिया गया चंडीगढ़। इसके बाद इसमें भी राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए, लिख लीजिए आप यहाँ पे। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। चौथा जो आर्टिकल है वो बहुत ईजी है। जब आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा
तो राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए। यानी कि आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं होगा। जब भी हम आर्टिकल 2 या 3 का प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल 368 में मतलब राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए हम जब आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल 368 का यूज़ नहीं होगा। तो ये हमने भाग 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। इसको एक बार रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 1, भारत तथा इंडिया राज्यों का यूनियन है। दूसरे में विदेशी राज्य भारत में मिल सकते हैं। यानी कि कल को नेपाल, भूटान कोई भारत में मिलना चाहे तो मिल सकता है, लेकिन अगर वो एक बार मिल गया और भारत का राज्य बन गया तो वो हट नहीं सकता, क्योंकि वो यूनियन में ऐड हो जाएगा। फिर आर्टिकल 3, किसी भी राज्य में चेंज कर सकते हैं। एरिया, क्षेत्र, बाउंड्री, नाम, etc। जैसे अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर का 2 यूटी में विभाजन कर दिया गया। आर्टिकल 4, जब आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग होगा तो आर्टिकल 368 यूज नहीं होगा। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, स्टेट और यूटी। यूटी स्टेट में राज्य सरकार होती है, इनका अपने कुछ विषय हैं, उन पे कानून बनाती है और इनका फुल दबदबा रहता है इसमें। लेकिन यूटी कौन सा बनाए जाते हैं? जो देश के लिए महत्वपूर्ण हो, विवादित हिस्सा हो, जैसे कि दिल्ली देश की राजधानी है, और अगर इसको मुख्यमंत्री के लिए पावर दे दी जाए, जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं उनको फुल पावर नहीं है वहाँ की। दिल्ली की जो दिल्ली पुलिस है वो भी मंत्री के अंदर नहीं आती है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो वो इसलिए है क्योंकि कल को कोई मान लीजिए बाहर के राष्ट्रपति आ रहे हैं और मुख्यमंत्री उसमें कुछ अड़चन करें, उसके लिए वो देश हित के लिए उनको जो परमिशन है या जो विषय है वो कम दिए गए हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर जो है वो भी देश हित के लिए महत्वपूर्ण है। पहले वो राज्य था, वहाँ अनशंट, कभी पत्थर बरस रहे हैं, कभी आर्मी को लोग पत्थर मार रहे हैं, लेकिन जब से वो यूटी बनाए वहाँ पर शांति, क्योंकि जो लोकल नेता थे, जो मुख्यमंत्री थे, उनकी पावर ख़त्म हो गई। अब वो एक बस ये समझो नाम के ही मुख्यमंत्री हैं, वैसे मुख्यमंत्री कोई पावर नहीं है वहाँ पर। वहाँ सिर्फ केंद्र सरकार जो चाहती है वो कर सकती है। ऐसी जो चंडीगढ़ है वो भी 2 राज्यों के बीच विवादित हिस्सा है, इसलिए वो भी केंद्र सरकार का है। और एक चीज़ और है, जो दूर के हिस्सा होते हैं और छोटे होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, दमन दीव, ये छोटे छोटे हिस्सा हैं और दूर भी हैं। जैसे अंडमान निकोबार है तो ये भी यूटी बना दिए जाते हैं।
ठीक है भाई, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। भाग एक, संघ राज्यों का क्षेत्र है, संघ एवं राज्यों का क्षेत्र। आर्टिकल 1, भारत यूनियन है। दूसरे में विदेशी मिल सकते हैं। तीसरे में चेंज कर सकते हैं इंडिया में ही, किसी भी राज्य यूटी में। चौथे में 368 यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा भाग 1 और आर्टिकल 4 ये यहाँ पर फिनिश होते हैं। इसके बाद हम आते हैं भाग 2 पर। भाग 2 ये हमारा नागरिकता से संबंधित है, यानी सिटीजनशिप। इसमें हमारे आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। भारत की जो नागरिकता है वो इकहरी नागरिकता है, एकल। ये भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। यूएसए में 2 नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता, यानी कि यहाँ देश की भी नागरिकता है और राज्य की भी नागरिकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में एकल या इकहरी नागरिकता है। यहाँ पे सिर्फ इंडिया की नागरिकता यानी कि भारत देश की नागरिकता होगी, किसी राज्य की नागरिकता नहीं होगी। राज्य के आप हाँ मूल निवासी होते हैं, जैसे मूल निवास जो बनता है आपको राज्य सरकार बनाती है, लेकिन जो नागरिकता देती है वो हमारी केंद्र सरकार देती है। अब नागरिकता के क्या क्या बेनिफिट हैं? नागरिकता के बहुत बेनिफिट हैं। नागरिकता से हम, मान लीजिए जो हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं मोस्टली वो सब नागरिकता से बनते हैं। अगर आपकी नागरिकता गई, आपका सब कुछ खत्म, आप बेकार हो, निठल्ले हो, कतई आप कुछ नहीं कर सकते फिर। इसी के लिए हमारे आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक कुछ प्रावधान है। और भारत की जो नागरिकता है वो, इसके लिए जो एक्ट है वो है भारत का नागरिक अधिनियम 1955। भारतीय नागरिक अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1955 पर आधारित है। इसमें पहली बार जो संशोधन करा गया वो 1986 में करा गया, लेकिन उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 5। एक बार देख लीजिए। नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। नागरिकता अधिनियम जो एक्ट है वो 1955 है। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता है। भाग 2 है, ये हमारी ब्रिटेन से व्यवस्था ली गई है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ राज्य की भी नागरिकता मिलती है और देश की भी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ इकहरी नागरिकता है, सिर्फ देश की नागरिकता मिलती है। नागरिकता ऐसे अधिकार हैं जो भारत के मूल निवासियों या भारत के नागरिक को मिल सकते हैं, जिनकी बहुत ज़रूरत होती है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे ही हमारा
सब कुछ कार्य होता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, सब इसी में बनते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो आदमी बेकार, ख़त्म, कुछ नहीं, टाटा बाय बाय हो जाती है। लेकिन अब कुछ इसमें ऐसे प्रावधान भी हैं, अगर कुछ आप ऐप करोगे या कुछ देश विरोधी कार्य करोगे तो आपकी नागरिकता भी छीन सकती है। वो हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल में। अब आर्टिकल आता है आपका 5। आर्टिकल 5 इसमें लिखा है नागरिकता दी गई वो संविधान के प्रारंभ में दी गई, यानी कि जब संविधान बना उस समय जो भारत के अंदर थे उन्हीं को नागरिकता मिली। यानी कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, यानी कि 26 जनवरी 1950 से जो भारत के अंदर थे उन सबको नागरिकता दे दी गई। अब हमारा आर्टिकल 6 आता है। इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत आए, उनकी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन इसमें एक बाउंडेशन है, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया उसको इस आर्टिकल 6 के तहत एक एग्रीमेंट साइन करा के या कुछ भी फॉर्म साइन करा के नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया उसके लिए परमिट रूल लागू होता था। परमिट रूल लागू, यानी कि जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया उसके लिए परमिट रूल लागू हुआ। परमिट रूल क्या था? आप मान लीजिए 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए और आपको भारत की नागरिकता चाहिए, तो आपको 6 महीना किसी कैंप में रहना होगा। फिर 6 महीना बाद जो आपको फॉर्म दिया गया वो फॉर्म लेकर किसी पुलिस थाने या किसी ऑफिस में जाना होगा। वहाँ पे दिखाना होगा कि बाबूजी हम यहाँ रह रहे हैं, 6 महीना हो गए, हम बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी ऐब के रह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम भारत में रहना चाहते हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं। उसी के तहत 6 महीना रहने के बाद आपको भारत सरकार इस पर विचार करती है, करो कि इनको नागरिकता दी जाए या नहीं दी जाए। फिर भारत सरकार की मर्जी थी कि नागरिकता दें या ना दें। ये परमिट रूल था, मोस्टली दे दी गई सबको। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए उन सबको ही नागरिकता दे दी गई। इस आर्टिकल को, यह आर्टिकल अब ख़त्म ही हो गया लगभग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नागरिकता जो पाकिस्तान से इंडिया है वहाँ लिए। अब कोई आके क्या मुझको नागरिकता दे आर्टिकल 6 के तहत, तो कोई पॉसिबल नहीं है वो तो। अब आर्टिकल 7, जो आर्टिकल 7 में क्या है, जो स्वतंत्रता से पहले या बाद में, मतलब कुछ टाइम बाद, 1-2 महीना बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, और फिर जब वहाँ कुछ उनका मन नहीं लगा या उनको देश अच्छा नहीं लगा और वो फिर रिटर्न होकर इंडिया आ गए, तो उन्हें नागरिकता, और इसमें नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसके लिए क्या था कि वो 26 जनवरी 1950 से, यानी कि संविधान
लागू होने से पहले भारत आ जाए तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। एक बार फिर सुनिए, कुछ भाई कंफ्यूज हो गए होंगे। यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो बहुत हलचल थी उस समय दोनों देश में। कुछ लोग ऐसे थे कि उन्हें वही पाकिस्तान अच्छा लगा, कुछ लोग ऐसे थे जो भारत अच्छा लगा। कुछ अब जो भारतीय लोग थे उन्हें लगा कि भाई हमें तो पाकिस्तान ही हमारे सपनों का शहर, अपने सपनों का देश यही है, और वो इंडिया से उठ के पाकिस्तान चले गए। अब कुछ दिन वहाँ रहे, 1 2 4 6 महीना ऐसा, संविधान बनने से पहले। अब आपको पता है कुछ वहाँ पर विवाद हुए, मारकाट मची, बहुत खून खराब हुआ। अब उनको अच्छा नहीं लगा या उनका मन नहीं लगा कि भाई हमारे पड़ोसी वहाँ, हमारे मामू फूफी वहाँ, तो हम क्यों ना वापस इंडिया चलें। लेकिन जब वो इंडिया तो आ गए, भारत सरकार ने कि कहाँ जा रहे हो, तो उनके लिए एक विशेष प्रावधान करा गया कि आप 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने से पहले भारत में आ जाइए वापस, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। मोस्टली ये आर्टिकल भी अब ख़त्म है, इसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से चले गए, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से भारत आ लिए, संविधान लागू हुए भी कई साल हो गए, लगभग 74 साल ही हो गए, तो उसको कोई अब औचित्य नहीं बनता। आर्टिकल 6 और 7 हमारे अब किसी काम के नहीं है। अब हमारा आता है आर्टिकल 8। इसमें क्या है, इसमें है कुछ लोग विदेश घूमने जाते हैं, विदेश भ्रमण, नौकरी करने भी जाते हैं कुछ लोग पढ़ाई करने जाते हैं, तो उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। जो खत्म नहीं होगी, जो सिर्फ विदेश भ्रमण, घूमने गए, नौकरी करने गए या पढ़ाई करने गए, इनको हम एनआरआई कहते हैं। जो लोग शायद 1 या 1.5 साल से ज़्यादा रह जाते हैं, आपको मैं बता दूंगा, एनआरआई वो होते हैं 6 महीना से ज़्यादा भारत से बाहर रह लेते हैं, उनको एनआरआई कहते हैं। लेकिन अगर वो विदेश भ्रमण और नौकरी और पढ़ाई के लिए गए, सिर्फ वहाँ की नागरिकता नहीं ली, तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता खत्म। ये इसके लिए आर्टिकल 9 है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म। यानी कि आप 9 2 11 हुए, आपकी नागरिकता गई। और इसको आर्टिकल याद करने की ट्रिक है, आप 9 2 11 हुए और 9 2 11 होते नहीं आपकी नागरिकता खत्म। 9 2 11 मतलब किसी दूर भाग जाना, तो आप किसी देश भागे नहीं, किसी देश की नागरिकता ली, ट्रिक है। 9 2 11 होते नहीं आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, याद कर लेना। आर्टिकल लो और 9 2 11 मतलब खत्म। आर्टिकल 10 है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक वो देश विरोधी कार्य नहीं करते। नागरिकता बनी रहेगी जब तक
देश विरोधी कार्य नहीं करते। इसमें कुछ और भी प्रावधान है। अगर आप पागल हो जाते हो तो भी आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल हो गया, अब उसकी नागरिकता, उसका पासपोर्ट है, वो कह रहा हूँ मैं मान लो दुबई जा रहा हूँ और चढ़ रहा अमेरिका के जहाज में, तो वो समस्या का विषय हो जाएगा। तो इसीलिए कोई व्यक्ति अगर पागल हो जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये आर्टिकल 10 के अंदर है। आर्टिकल 11 और अंतिम नागरिकता का अंतिम आर्टिकल है। नागरिकता के विषय में नागरिकता संबंध कानून गृह मंत्रालय बनाएगा। यानी कि आर्टिकल 11 में ये लिखा है कि नागरिकता संबंधित कानून वह संसद बनाती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को होती है। ठीक है भाई, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारे आर्टिकल ट्रिक के साथ। भाग 2 नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 प्रारंभ से नागरिकता है। आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान से इंडिया आए। जो 5 में जो भारत में ही थे उनकी नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता 6 में। 7 में जो इंडिया से पाकिस्तान गए फिर लौट के इंडिया आ गए, इसमें 19 जुलाई 48 से पहले, इसमें 26 जनवरी 1950 से पहले, इनकी ये डेडलाइन थी। ये हमारे अब किसी काम के नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। आर्टिकल 5 में प्रारंभ से और आर्टिकल 8 में विदेशी भ्रमण। आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाए, लेकिन 9-2-11 होते नहीं, नागरिकता समाप्त। विदेशी नागरिकता लेते ही 10 में नागरिक देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता छीन सकती है, पागल होने पर। ठीक है भाई। और 11 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है नागरिकता, यही मसौदा तैयार करती है, संसद इसको पास करती है। ठीक है भाई, सब याद हो गए। प्रारंभ से 5 में, 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए, 7 में जो इंडिया से पाकिस्तान गए फिर वापिस आ लिए, 8 में विदेशी भ्रमण, खूब घूमो तुम, खूब मजे ले भारत बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 9-2-11 होते, 9-2-11 हुए मतलब कि विदेशी नागरिकता ली, तुम्हारी नागरिकता खत्म। 10 में देश विरोधी कार्य करने पर या पागल होने पर आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 11 में लिखा है कि इसके जो कानून बनाएगी वो गृह मंत्रालय बनाएगा, संसद उसे पास करेगी। एक चीज़ और रह गई, फिर आपके भाग 2 खत्म हो जाएंगे। नागरिकता प्राप्त करने की विधि। इसमें जो सिटीजनशिप एक्ट यानी कि नागरिकता अधिनियम जो है, जो उसमें लिखा गया है,
मैंने आपको बताया था नागरिकता अधिनियम 1955 में बना था। इसमें लिखा है कि हम नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहली, जन्म के आधार पर। दूसरी, वंश के आधार पर। तीसरी, पंजीकरण कराकर यानी कि रजिस्ट्रेशन कराकर। चौथी, देशीकरण के आधार पर। पांचवी, अर्जित भूमि क्षेत्र मतलब कोई भूमि लेकर। अब इन सबको डिफाइन करते हैं। जन्म के आधार पर हम नागरिकता ले सकते हैं कैसे? यानी कि भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। एग्जाम्पल, हम सभी लगभग हम सभी को नागरिकता जन्म के आधार पर मिली क्योंकि हमारे माता पिता भारत के हैं। ठीक है भाई। वंश के आधार पर विदेश, इसमें लिखा है वंश के आधार पर क्या है, जो विदेश में बच्चे जन्म लेते हैं यदि उनके माता पिता दोनों में से कोई भी एक भारत का हो तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। एग्जाम्पल आपके हैं सानिया मिर्जा जी, जो पाकिस्तान के शोएब मलिक से शादी करी। अब उनको जो बच्चा है वो भारत की नागरिकता लेने का हक रखता है। किस पर? वंश के आधार पर, क्योंकि उनकी जो माता जी हैं वो भारत की हैं। ठीक है भाई। पंजीकरण, इससे हम नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर 7 साल तक भारत में रहता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन केवल उन लोगों को दी जाएगी जो राष्ट्रमंडल के देश हैं। राष्ट्रमंडल कौन से देश होते हैं? राष्ट्रमंडल वो देश होते हैं जो कभी ना कभी थोड़े या बहुत या ज़्यादा समय के लिए ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, गुलाम रहे हैं। उन सभी को पंजीकरण द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी 7 साल लगातार रहने पर। देशीकरण, अब हमारा चौथा पॉइंट आता है देशीकरण। देशीकरण ऐसा है कि जो ऐसा व्यक्ति है जो भारत की किसी एक भाषा को जानता हो और भारत के प्रति अच्छी सोच रखता हो और किसी क्षेत्र में यानी कि विज्ञान या कला के क्षेत्र में निपुण हो, मतलब कुशल हो और 10 साल से भारत में रह रहा हो, उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाए। देशीकरण एक बार फिर सुन लीजिए, कुछ भाई कंफ्यूज हुए। इसमें सिर्फ 7 साल राष्ट्रमंडल देशों को दी जाएगी जो राष्ट्रमंडल देश के अधिकार रहे। पंजीकरण के आधार पर 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। देशीकरण के आधार पर ऐसा व्यक्ति जो भारत के प्रति अच्छी सोच रखता हो, भारत की एक भाषा को जानता हो और किसी विज्ञान या कला के क्षेत्र में अच्छी समझ या रुचि मतलब अच्छी जानकारी हो और 10 साल तक भारत में रहा हो तो उसको देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब कुछ भाई कह रहे होंगे कि आतंकवादी को नागरिकता दे दी जा, नहीं, वो भारत के प्रति ना तो अच्छी सोच रखते ना ही उनके अच्छे इरादे,
ना वो किसी कला या क्षेत्र में निपुण। हाँ, वो हथियार चलाने में निपुण है, लेकिन भारत के नहीं, भारत को उठाने की मंशा रखते हैं, तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके एग्जाम्पल भी हैं कुछ, जैसे शायद ये जो आपकी जैकलीन फर्नांडिस हैं, वो श्रीलंका की हैं, उनको शायद नागरिकता दे दी गई है, जानकारी तो मुझे पक्की नहीं है, और एग्जाम्पल वो श्रीलंका की हैं और भारत की फिल्म क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, इसलिए उनको नागरिकता दी जा सकती है। एग्जाम्पल वाइज श्योर नहीं हूँ मैं। और हमारा 5वां पॉइंट आता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि कैसे, किसी भी भारत मतलब भारत में किसी भी क्षेत्र को मिला लें, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया 1975 में, तो जो वहाँ के लोग थे उनको सभी को नागरिकता दे दी। अब उन्हें सिक्किम की नागरिकता थोड़ी देंगे, वो भारत में मिल गए, भारत की नागरिकता दे दी गई। ठीक है भाई, एक बार हम दोबारा देख लेंगे। नागरिकता प्राप्त करने की हमारे 5 विधि हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 है, सिटीजनशिप एक्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, जन्म से, जिसका जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता पिता कोई सा भी भारत के हों, तो उनको नागरिकता जन्म से मिल सकती है। एक, वंश के आधार पर, मान लीजिए किसी का जन्म विदेश में हुआ और उसके माता पिता कोई भी भारतीय हों, तो उनको नागरिकता दी जा सकती है। पंजीकरण के आधार पर, 7 साल भारत में रहना होगा, राष्ट्रमंडल देश का हिस्सा हो, तो उनको नागरिकता दी जा सकती है। अगर 7 साल तक भारत में रहते हैं और कोई गलत गतिविधि नहीं पाई जाती, भारत के प्रति अच्छी सोच है, तो दे सकते हैं। देशीकरण, 10 साल तक भारत, विज्ञान कला का जानकार हो, तो उनको भारत के 25% सकारात्मक सोच हो, तो उनको देशीकरण के आधार पर दी जा सकती है। अर्जित भूमि, भारत कल को पाकिस्तान को अपने अंदर मिला लेता है, तो पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, हमने सिक्किम को 1975 में 36वां संविधान संशोधन 16 जुलाई 1975 को भारत में का राज्य बना लिया 22वां, तो उसके तहत हमें उनके लोगों को नागरिकता देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, बार हम रिवीजन करते हैं। भाग 1, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक। पहला, भारत यूनियन है, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का संघ है, कोई भी इससे अलग नहीं हो सकता। 2, किसी भी विदेशी को भारत राज्य क्षेत्र को मिला सकते हैं इंडिया में। आर्टिकल 3, इंडिया में किसी भी राज्य स्टेट यूटी चेंज कर सकते हैं, नाम और एरिया। एग्जाम्पल, जम्मू कश्मीर रिसेंटली चौथा हो गया 368, जब 2 और 3 का यूज होगा तो इसका प्रयोग नहीं होगा, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। आर्टिकल 5 से 11 तक हमारी नागरिकता है, जो कि भाग 2 में आती है। ठीक है भाई, आर्टिकल 5, जो भारत में रह रहे थे जन्म से, उनकी नागरिकता है प्रारंभ से ही, जब संविधान लागू हुआ उस समय। आर्टिकल 6, जो पाकिस्तान से इंडिया है उनकी नागरिकता। साथ में जो इंडिया से पाकिस्तान गए और वापस लौट के आए, उनको नागरिकता। लेकिन 26 जनवरी 1950, यानी कि संविधान लागू होने से पहले, इसकी डेडलाइन 19 जुलाई 1948, फिर परमिट रूल लागू हो जाएगा। आर्टिकल 8, विदेशी भ्रमण पर, नौकरी पर कोई दिक्कत नहीं है, खूब घूमो फिरो, मौज लो, कमाओ खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आर्टिकल 9 दो 11 होते नहीं, नागरिकता समाप्त, यानी कि विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता खत्म। 10 में आप जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते नागरिकता बनी रहेगी। पागल नहीं होते नागरिकता बनी रहेगी। देश विरोधी करते नहीं कार्य नागरिकता खत्म। पागल होते नागरिकता खत्म। लगभग मोस्टली ये तो पक्का है। ये मोस्टली होती नहीं है, लेकिन क्यों कुछ लोग ठीक हो जाते हैं। अगर कुछ लोग के मन में, भाई के मन में सवाल आया होगा कि अगर कोई पागल होकर ठीक हो गया तो उसकी नागरिकता दोबारा दे दी जाएगी। ऐसी कोई वो नहीं है। और आर्टिकल 11 इसके संबंध में कानून गृह मंत्रालय बनाएगा, संसद उसे पास करेगी। तो हमारे आर्टिकल 1 से 11 तक खत्म होते हैं। आज भाग 1 कंप्लीट हो गया और भाग 2 भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है भाई आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। कुछ समझ में ना आए कमेंट करके बता देना। और इसको एक बार कल रिवाइज करते हैं, एक बार आप भी पढ़ लो, बड़े प्यार तरीके से याद हो जाए। धन्यवाद।